छात्रों को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ क्रमांक 5 जूलिया, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। इस पाठ की विधा है एकांकी। एकांकी मतलब ड्रामा, नाटक। आइए जानते हैं लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग, रूस में हुआ तो मृत्यु 15 जुलाई 1904 में। लेखक का परिचय। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार है: ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, अन्ना ऑन नेक, अ ब्रेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड इज ग्रीशा आदि। कहानी इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि नाटक। आइए जानते हैं इस पाठ संबंधी यानी गद्य संबंधी। एकांकी, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार यानी लेखक ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसी पीड़ित महिला के बारे में बताया है। महिला मतलब सेविका, जो उनके घर में गवर्नेंस का काम करती है, उसके बारे में बताया है कि वह उसके ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाती। वह हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय को चुपचाप सहन लेती है, जिस कारण उसकी इस अच्छाई का सब लोग फ़ायदा उठाकर उसका शोषण करते हैं। तो इस पाठ के ज़रिए लेखक ने उन लोगों को यह संदेश दिया है कि अच्छा होने का मतलब अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सहन करना नहीं होता है। अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। तो इस पाठ के ज़रिए लेखक ने समाज में जो दब्बू लोग हैं उनको ये प्रेरित किया है कि अगर आपके ऊपर कुछ अन्याय हो रहा हो तो आप अपनी आवाज़ उठाइए। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ। एकांकी में गवर्नेंस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल वेदना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? 30 रूबल, रूबल यानी रूस की मुद्रा। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। प्रस्तुत पाठ में गृहस्वामी और जूलिया ये 2 पात्र दिए हैं। गृहस्वामी जूलिया को बुलाकर उसके पैसे का हिसाब लगाते हैं। पैसों का हिसाब मतलब उसकी जो तनख्वाह थी उसका हिसाब लगाते हैं। गृहस्वामी मतलब घर का मालिक। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह मैंने 30 रूबल तय की थी, यानी 30 रूबल हमने तुम्हारी तनख्वाह देने की तय की थी। तो इसके ऊपर जूलिया उनको बोलती है कि नहीं नहीं, आपने 40 रूबल कहा था। तो इसके ऊपर गृहस्वामी अपनी डायरी के पन्ने पलटते हुए बोलते हैं कि मैं हर चीज़ अपनी डायरी में नोट करके रखता हूँ और वैसे भी मैं अपने घर में काम करने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तो तुम्हारी तनख्वाह भी 30 रूबल ही हमने तय की थी, क्योंकि ये मैंने डायरी में लिख कर रखा है। इसके ऊपर बेचारी जूलिया कुछ नहीं बोलती। वो जो बोलते हैं वो सिर्फ सुनती है। इसके बाद गृहस्वामी उससे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने हुए हैं,
देखिए जूलिया बोलती जी नहीं मालिक, 2 महीने और 5 दिन, मतलब 2 महीने और 5 दिन हुए होते उसको वहाँ पे काम करते हुए। लेकिन गृहस्वामी बोलते कि नहीं, 2 महीने। शायद यह बात भी उन्होंने अपने डायरी में नोट कर ली है। आगे देखिए गृहस्वामी क्या बोलते हैं। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई मैंने भी डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुबल। लेकिन 60 रुबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। देखिए गृहस्वामी जूलिया के महीने की तनख्वाह का हिसाब लगाने बैठते हैं। एक तो महीने की 2 महीने 5 दिन की तनख्वाह उनको देनी है, तो भी वो डायरी में लिखे है उन्होंने 2 महीने, इसलिए वो 2 महीने के पैसों का ही हिसाब लगाने बैठते हैं। इस पर भी वो बोलते हैं कि तुम्हारे 2 महीने के 30 रुबल के हिसाब से 60 रुबल होंगे, लेकिन 60 रुबल तभी होंगे जब तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली होगी। और तुमने तो वैसे भी 3 छुट्टियाँ ली थी और इतवार को भी छुट्टी मनाई थी, और एक दिन बच्चे को घुमाने के लिए लेके गई थी। कोल्या मतलब यहाँ पे गृहस्वामी का बेटा, उसको घुमाने के लिए लेके गई थी। तो गृहस्वामी बोल रहे कि कोल्या को घुमाने के लिए लेके जाना कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम थोड़ी होता है। अभी गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस का तो काम ही बच्चों की देखभाल करना होता है। तो उनको घुमाना फिराना पढ़ाना लिखाना यह सब उस काम में आता है। तो फिर घुमाने लेके जाना कैसे कुछ काम नहीं हुआ, वो भी तो एक काम है। लेकिन जूलिया कुछ नहीं बोली, जूलिया ये सब सुनती रही। जूलिया देखिए क्या बोलती है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम किया। देखिए उन्होंने उसके 30 यानी 2 महीने के 60 दिन के 9 इतवार काटे, 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ ऐसे, यानी 12 दिन कट किए उसके 60 दिनों में से, यानी तुम्हारे 12 रुबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नांगे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रुबल, ठीक है ना। देखिए इसके ऊपर गृहस्वामी क्या बोलते हैं कि 3 दिन तुम्हारे दांतों में भी दर्द था। पहले तो 9 इतवार की छुट्टियाँ और 3 दिन की छुट्टियाँ, ऐसे 12 छुट्टियाँ हुई, 12 रुबल उसके कट गए। उसके बाद तुमने कोल्या बीमार था तो वान्या को ही पढ़ाया, वान्या भी गृहस्वामी का बेटा है, उसको ही पढ़ाया। और 3 दिन शायद तुम्हारे दांतों में दर्द था, तो इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह से तुम्हारे पैसे घटते हैं। तो 12 और 7 19 में से उन्होंने 19 घटाए उन्होंने 60 में से, तो 60 में से 19 कट कर यानी माइनस होकर बच जाते हैं उसके 41 रुबल। और 41 रुबल बचने के बाद वो फिर से जूलिया को ही पूछते हैं, तो ठीक है ना जूलिया? जूलिया देखिए क्या कहती है, रुआसी हो जाती है, यानी रोने जैसी सूरत हो जाती है उसकी, रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं किया। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रुबल ही काटूंगा। खैर मेरा भाग्य। देखिए उसके हाथ से एक प्याली और चाय का कप टूटा था जनवरी में, तो वो भी उन्होंने हिसाब में जोड़ दिया। और ऊपर से बोलते कि मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठाना ही रहता है, और प्याली के मैं सिर्फ 2 रुबल ही काटूंगा बोलते, क्योंकि प्याली बहुत महंगी थी, फिर भी 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से
घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं जूलिया? देखिए, यहाँ पे गृहस्वामी जूलिया के पगार में से पैसे काटे जा रहे थे और ऊपर से उसे पूछ भी रहे थे कि तुम मेरी बात भी सुन रही हो या नहीं। एक तो पहले उन्होंने उसकी 9 छुट्टियाँ, 9 इतवार यानी 9 रविवार के पैसे, फिर उसने जो 3 छुट्टियाँ ली थी वो ऐसे 12 रूबल काटे। बाद में 3 दिन उसके दांतों में दर्द था और सिर्फ वानिया को पढ़ाया, ऐसे 7 रूबल काटे। ऐसे करके 41 रूबल हो गए। उसके बाद फिर उनको याद आया कि जनवरी के महीने में उसने उनकी चाय की प्लेट तोड़ी थी, तो उसके उन्होंने 2 रूबल काटे। और फिर उन्हें याद आ गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सब याद आ रहा था तनख्वाह देते समय, कि घुमाने के लिए जब वो बच्चे को लेके गई थी तब टहनी की खरोच से बच्चे का जैकेट फट गया था और जैकेट फटने के उन्होंने 10 रूबल लगाए। और घर की नौकरानी ने जो उनके बेटे के जूते चुराए थे उसका भी इल्ज़ाम उन्होंने जूलिया के सर पे लगा दिया और उसके भी पैसे उन्होंने उसकी पगार में से काट लिए। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जूलिया ये सब सुनकर मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाते हुए रुकाते हुए बोल रही है कि जी सुन रही हूँ। जब गृहस्वामी ने गुस्से से पूछा कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं, तब रोते हुए अपने रोने के आवेश को दबाते हुए वो बोल रही है कि जी मैं सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। देखिए, यहाँ पे गृहस्वामी बोल रहे कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना और उनको संभालने के ही तुम्हें पैसे मिलते हैं। ये काम भी तुम अच्छे से करोगी तो ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, और अगर कुछ उसमें तुम ढील दोगी तो उसके तो पैसे कटेंगे ही। तो बच्चे के जो जूते नौकरानी ने चुराए थे, वानिया के जूते जो चुराए थे, उन्होंने उसके पगार में से 5 रूबल काटे। और फिर उन्हें एक बात और याद आ गई कि 10 जनवरी को उन्होंने उसे 10 रूबल दिए थे। देखिए कैसे एकदम होशियारी से वो उसके पैसे काटते चले जा रहे हैं, लेकिन जूलिया है कि उफ तक नहीं कर रही है। जूलिया लगभग रोते हुए, मतलब लगभग वो रोने को ही आई थी। जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। देखिए, जब जूलिया बोलती है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि गृहस्वामी बोलते कि जनवरी को मैंने 10 रूबल तुम्हें दिए थे, तब वो अपने आप को समेटते हुए थोड़ी आवाज़ उठाती और बोलती कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। लेकिन इसके ऊपर भी जब गृहस्वामी की आवाज़ चढ़ जाती है और वो गुस्से से बोलते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैंने डायरी में नोट करके रखा है, ऐसा बोलने लगते हैं, तो फिर से उसकी जो आवाज़ चढ़ी थी वो फिर से दब जाती है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। जूलिया बोलती कि आप बोल रहे हो और लिखा है तो शायद आपने दिए ही होंगे। उसको पता है कि उन्होंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि आप बोल रहे हो तो पैसे दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? देखिए पैसे कट करते 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 41 में से 27 रूबल, पहले तो 41 हुए, 41 के बाद उसके 41 में से फिर से 27 रूबल कटे, और अब ये 27 रूबल कटकर उसके हाथ में पूरी तनख्वाह आ रही है 14 रूबल। और वो ऊपर से उसे पूछ भी रहे कि ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर
देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा, तो बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जूलिया बताती है उन्हें, एकदम प्रामाणिक ईमानदारी से उन्हें बताती है कि मालिक, आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक बार मालकिन ने मुझे पैसे दिए थे, वो भी 3 रूबल ही दिए थे। तो ये बात सुनकर तो जैसे गृहस्वामी का गुस्सा एकदम आसमान पे चढ़ जाता है और वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे नहीं बताई, अगर अभी तुम नहीं बताती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, इतना पैसा मैं तुम्हें ज़्यादा दे देता था। फिर से वो 14 में से 3 रूबल उसके कट कर देते हैं और इस तरह से जूलिया के हाथ में सिर्फ 11 रूबल आते हैं। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में, जी धन्यवाद। देखिए, 11 रूबल मिलने के बावजूद जूलिया एक शब्द भी नहीं बोलती, ऊपर से वो उन्हें क्या बोलती है, धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। देखिए, जब जूलिया उन्हें धन्यवाद बोलती है तो गृहस्वामी का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो उसे बोलते हैं कि तुझे पता है जूलिया कि मैंने तुझे ठग लिया है, मैंने तुझे धोखा दिया है, मैं तेरा पैसा दबा रहा हूँ, तुझे कम पैसे दे रहा हूँ, ये सब पता होने के बावजूद तू कुछ नहीं बोल रही है और सिर्फ मुझे धन्यवाद दे रही है। तो इस वजह से वो गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। देखिए, जूलिया बोलती है कि जी मालिक, धन्यवाद इसलिए कहा क्योंकि आपने मुझे कुछ तो पैसे दिए, लेकिन इससे पहले मैंने जहाँ पर भी काम किया उन लोगों ने तो सिर्फ मुझे ठगा है, मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। इसके बाद गृहस्वामी देखिए क्या बोलते हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात सुनकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। दब्बू यानी जो डरपोक है, भीरू, बोधू जो भोले हैं, जो लोग डरपोक है, बोधा यानी मूर्ख है, ऐसे लोगों को इस संसार में कोई स्थान नहीं है। जब जूलिया ने गृहस्वामी को बताया कि आपसे पहले तो किसी ने मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिए थे, आपने तो कम से कम 11 रूबल दिए, ये सुनकर गृहस्वामी का गुस्सा और भड़क जाता है और वो उसको बोलते हैं कि, और फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं मारूंगा, मैंने तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, तुम्हारे 80 रूबल बनते हैं 2 महीने 5 दिन के हिसाब से, वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन मैंने ये क्रूर मजाक इसलिए किया कि
तुम ये जो डरपोक बनी रहती हो, ये जो बोंदू की तरह रहती हो, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती, क्या ये ज़रूरी है? संसार में अच्छा कहलाने के लिए, यानी तुम अच्छे हो यह बताने के लिए समाज को तुम्हें हमेशा अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सहन करना ही पड़ेगा? नहीं। अगर तुम्हें इस संसार में रहना है, अगर इस संसार में तुम्हें जीना है, तो तुम्हें अपना ये बद्दू, तो तुम्हें अपना ये जो मुखौटा है, ये तुमने डरपोक बन के बैठी हो, ये तुम्हें अपना पहराव निकाल कर फेंक देना पड़ेगा और तुम्हें अपने पूरी शक्ति के साथ इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तो छात्रों, इस तरह से लेखक ने इस पाठ के ज़रिए जो समाज में लोग डरपोक है, जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सदियों से सहते आ रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, उनके लिए संदेश दिया है कि समाज में अगर आपको इज्जत से जीना है तो अपने ऊपर हो रहे अन्याय को सहन करके मत जिए, बल्कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाकर जिए। और यही एक अच्छा तरीका है अच्छे इंसान बनने का। इस पाठ में आए कठिन शब्द और मुहावरे दिए हैं, यह आप अपने नोटबुक में या अपने पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।